नमस्कार। तिरंगा अमृत में आपका स्वागत है। विचार मंथन की ये एक विशेष पेशकश है। आज़ादी के 75 वर्ष हुए, समूचा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में घर घर तिरंगा से भावनात्मक जुड़ाव और उसके साथ में 75 वर्ष में राष्ट्र के निर्माण, प्रगति और विकास में ऊर्जा का संचार, इन दिनों हमारे चर्चा के यही बिंदु हैं। और इन्हीं बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे जनवादी नेता, पूर्व सांसद, महिला सशक्तिकरण के लिए संघर्षरत सुभाषिनी अली जी से। सुभाषिनी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। सुभाषिनी जी, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और एक नए परिवेश में। एक समय था हम लोग सिल्वर जुबली मनाते थे, गोल्डन जुबली मनाते थे, डायमंड जुबली मनाते थे और शताब्दी वर्ष मना लेते थे। लेकिन अब इस बार अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसे आप किस रूप में देख रही हैं? देखिए, अब इसका नाम कुछ भी दे दिया जाए जी, तो सवाल ये है कि हम लोग मना क्या रहे हैं। हम लोग ये मना रहे हैं कि हमारे देश की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले कहाँ थे, आज कहाँ पहुँचे। लेकिन उसके पहले, और ये अच्छी बात है, मैं देख रही हूँ सरकार की तरफ से भी कुछ बातें कही जा रही हैं, लेकिन बाकी मैं देख रही हूँ मीडिया में लोगों के अंदर जो हमारा आज़ादी का आंदोलन था उसके बारे में और जानने की रुचि लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बहुत से लोग कहते, अरे उसके बारे में तो हमको पता ही नहीं था, अरे ये तो हमको मालूम ही नहीं था। तो बहुत सारी जानकारियाँ भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, और केवल जो मुख्य धारा कांग्रेस की थी उसी की नहीं, जो क्रांतिकारियों की दिशा थी, जो उसके बाद अलग अलग जो नौसेना का विद्रोह हुआ, जो आज़ाद हिंद फौज बनी, जो मजदूरों और किसानों के बहुत बड़े बड़े संघर्ष हुए आज़ादी की लड़ाई के साथ, उनका समायोजन हुआ। तो इन सारी चीज़ों का भी बहुत लोगों में मैं देख रही हूँ एक जागृति है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर देश की आज़ादी के लिए कौन लड़ा, कौन नहीं लड़ा, और कैसे कैसे लोग लड़े और आज़ाद हम कैसे हुए। तो ये एक मैं समझती हूँ अच्छी बात है। जितना लोग जानेंगे उतना ही शायद इस आज़ादी को उसका मूल्य समझेंगे। क्योंकि पहले तो आपको याद है, हम लोग के बचपन में वो गाना एक चलता था कि जैसे कि बिना कुछ किए, पता हमें बोल याद नहीं है, साबरमती के संत है ना, तूने कर दिया कमाल, चरखा चला के साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, बिना किसी के खरोच लगे, बिना किसी के कुछ हुए, दे दिया आजादी हमको मिल गई। दे दी। तो ये अगर किसी के मन में थी बात, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो बिल्कुल गलत थी और शायद इसीलिए लोग इसकी कीमत को भी नहीं समझते थे। लेकिन अगर वास्तव में लोग समझेंगे, देखेंगे कि कितने लोग लड़े और आम लोग, मामूली लोग, गरीब लोग, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए आदिवासी लोग, बिहार के आदिवासी लोग, हमारे उत्तर प्रदेश अवध के तमाम गरीब किसान, और फिर कहीं का भी आप उदाहरण ले लीजिए तो गरीब लोग आगे निकल कर के आए और उन्होंने कुर्बानी देने का काम किया। ये 1857 से लेकर के 47 तक की हम तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन ये क्या आपने देखा कि ये सब दृश्य एक दशक के अंदर ही उभर के सामने आया? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दशक में उभर के। हाँ, क्योंकि आपने कहा ना अब लोगों में नहीं, इसलिए कि देखिए जो पीढ़ियां थी जी, जिन्होंने मतलब आज़ादी की लड़ाई को देखा जी, और आज़ादी की लड़ाई के साथ उनका कुछ लगाव हुआ, मतलब जैसे कि मैं समझती हूँ 60 तक के जो लोग प्रौढ़ थे, उनको तो काफ़ी कुछ मालूम था। उसके बाद फिर एक लल आता है, एक मतलब मंदी होती है, लोगों को कम। लेकिन अब हम देख रहे हैं
एक काफ़ी दिलचस्पी पैदा हो रही। जैसे कि अगर आप हमारी मतलब व्यक्तिगत बात देख लें तो जितना हमसे कहा जा रहा है कि आप आइए आज़ाद हिंद फौज के बारे में बोलिए, कैप्टन लक्ष्मी के बारे में बताइए, प्रेम सहगल के बारे में बताइए, मतलब कोई एक दिन जाता नहीं कि लोग हमसे कहते नहीं हैं कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। तो आज़ादी की लड़ाई के जो तमाम पहलू थे निश्चित रूप से मैं देखती हूँ कि पिछले कुछ सालों से और भी ज़्यादा दिलचस्पी उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दिखाई दे रही है। और विडंबना ये है कि आज जो लोग राज कर रहे हैं हमारे देश में, इनका कोई लेना देना था नहीं आज़ादी की लड़ाई से, कहीं भी इनका कोई उससे संबंध नहीं था। और इसीलिए जिस तरह से वो मना रहे हैं, एक लगता है एक औपचारिकता, एक अब जैसे कि आप झंडा ही ले लीजिए, तो हमारे यहाँ तो कानून है कि झंडा खादी का बना होना चाहिए जो सरकारी इस्तेमाल का है। अब वो पॉलिएस्टर का झंडा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक प्रतीक है कि एक चीज़ को आप कैसे बदल करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक बात। और लोगों को मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इन चीज़ों पर भी सवाल उठा रहे हैं। और फिर दूसरी बात देखिए, देशभक्ति या देश प्रेम ये तो अंदर से आने वाली चीज़ें हैं। इसको आप ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि भाई तुम अपने देश प्रेम का प्रमाण दो, तुम अपने देश प्रेम को दिखाओ, तुम अपना मतलब जो तुम्हारी आईडी जो है उसको चेंज करो या अपने घर पे जाना। ये सब चीज़ों को आप जब एक चीज़ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका जो असली मतलब है वो कहीं ना कहीं खो जाता है और एक दिखावा, एक तरह का ढोंग ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि इन लोगों का कोई योगदान नहीं था, लेकिन अगर यूँ देखा जाए तो अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फोकस किया इसी सरकार ने किया। कौन देख रहा था? ऐसी बात नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, उनके घर में जाते हैं और उनके दस्तावेज को प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से तमाम क्रांतिकारियों की बात जो है ये सरकार कर रही है। देखिए, ये लोग चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, इन लोगों को किसी भी सरकार की मदद की जरूरत नहीं है। ये हमारे देश की जनता के हृदय में जिंदा है। तो ये जनता में ये कैसे आ गया, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये तो लेकिन किया तो सरकार नहीं है। सरकार ने कुछ नहीं किया, ये मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ। वो तो जो बनाने जा रहे थे वो क्या लाइटिंग से किया था, जॉर्ज पंचम का वो दूसरे दिन बंद हो गया। तो ये भी एक प्रतीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप कहीं भी जाइए, आप कानपुर में ही पैदा हुए, आप छोटे छोटे स्कूलों में जाइए, सरकार की तरफ से उनकी फोटो नहीं लगाई जाती, लोग लगाते हैं। कहीं भी आप जाएंगे आप उनकी तस्वीर देखेंगे। भगत सिंह को तो इतना लोग हमारे देश में याद करते हैं। इन तमाम लोगों को किसी सरकार की मदद की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए। ये जिंदा है और मेरे ख्याल से हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन अब लोग ज्यादा जानना चाहते हैं। आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। तो क्या आप चाहती हैं कि कुछ पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे क्रांतिवीरों की अब चर्चा शुरू हो जानी चाहिए? कम से कम इस अवसर पर यही एक ले लिया जाए, विद्यालयों में इसका पठन पाठन शुरू हो जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर हर चीज का हम सरकारीकरण करेंगे तो वो भी एक समस्या बन जाएगी जी। फिर सरकार भी अपने ढंग से पिक एंड चूज चिन्हित करेगी, इनको करना उनको नहीं करना, तो वो नहीं। मुझे लगता है कि एक तो जैसे आपका ये माध्यम है, ये बहुत जबरदस्त माध्यम है। अगर आप इस पर एक श्रृंखला चलाएं क्रांतिवीरों पर, क्रांतिकारियों पर, देश के लिए कुर्बान होने पर, और लोगों को बुलाएं कि उनके बारे में बताएं। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, मतलब दिल्ली में लोग हैं जो जितना रिसर्च उन्होंने किया भगत सिंह पर किसी ने नहीं किया होगा, आप उनको बुला सकते हैं। तो एक अगर आप श्रृंखला चलाते हैं तो वो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आजकल लोग पढ़ते कम है लेकिन देखते बहुत ज्यादा है। ये बात है, ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन अभी आप जैसे चर्चा कर रही थी कि साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, क्या वो एक जो धारा चली उस धारा ने कहीं गांधी जी को तो खैर किया है और उनका सम्मान होना भी चाहिए, उनका व्यक्तित्व था, महान था, उसकी आड़ में जैसा कि आप चर्चा कर रहे हैं कि क्रांतिवीरों पर ध्यान नहीं दिया गया,
उनके योगदान की चर्चा नहीं हो पाई, क्या ये भी हुआ या कुछ बढ़ा चढ़ा करके सब बातें हो गई? देखिए ऐसा है ना कि अब हमें नहीं मालूम है कि तमाम स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या जी। नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता है कि लोगों को ये भ्रम था कि मतलब बहुत आसानी से हमें आज़ादी मिली। हाँ। तो ये भ्रम दूर हो रहा है और होना भी चाहिए। और लोगों को इस बात को सलाम करना चाहिए कि कितने लोगों ने, मतलब अगर आप कानपुर को ही देख लीजिए तो मतलब ये जो हमारा नाना राव पार्क है जी, अभी भी वहाँ पर कोई मतलब वो पेड़ जो था जी। जिससे 1857 में जी। जो विद्रोही थे, बरगद का पेड़, बरगद बूढ़ा का पेड़, उस पर लोगों को लटका के हत्या की गई उनकी। या हमारे यहाँ सती चौरा घाट है। जी जी। आप कानपुर में ही लोगों से पूछिए, उनको पता नहीं है सती चौरा घाट में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि कानपुर के बारे में भी सिर्फ एक किताब में इतिहास होना नहीं चाहिए, बल्कि जो वो ऐतिहासिक स्थान है वहाँ पर पत्थर लगने चाहिए और उन पत्थरों पर काफी डिटेल में जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए कि क्या यहाँ पर हुआ। और ये भी हो जाए कि थोड़ा बहुत उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाए। पर्यटक स्थल कम से कम वहाँ सफाई हो, वहाँ पर कुछ देखरेख हो। अभी मैं पढ़ रही थी, एक अखबार है दैनिक जो बहुत दैनिक जागरण भास्कर है, तो वो एक श्रृंखला चला रहे हैं आज़ादी के दीवानों पर, और वो बता रहे हैं कि चौरी चौरा में जो स्मारक बना उसकी क्या दुर्दशा है और जो ये काकोरी वालों के लिए बनाया गया है। हाँ। मतलब बुद्ध की तो इतनी बुरी हालत है, किसी को पता भी नहीं है कि यहाँ अशफाकुल्ला रहते थे, यहाँ बिस्मिल के साथ बातचीत करते थे। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये भी मैं कहूँगी सिर्फ सरकार का काम नहीं है। ये जैसे कि हम लोग कानपुर में रहते हैं, हम लोगों को भी जो कानपुर के हमारे यहाँ अधिकारी हैं, हमको शायद इसी साल में उनसे जाकर के बातचीत करनी चाहिए। आप इसमें पहल कर सकते हैं बहुत कि जो कानपुर के ये स्थान है, अब हमसे कोई पूछा था कि आपके माँ बाप के नाम पर कुछ बना है, हमने कहा हम यहाँ तो कुछ नहीं बना है, लेकिन लोग जानते हैं उनके बारे में। हाँ, अगर और लेकिन एक पार्क बना भी था, और जब एक वो सब वो तोड़ दिया भाई, और बाद में हमसे कह रहे कि हमें पता ही नहीं था। जबकि मुझे मालूम है कि उस स्मारक में आपने केवल छोटा सा गोल गोल चित्र लगवाया, तो मुझे मैं तो उसमें था, शामिल था। जब वो यात्रा आ रही थी तो मैं उसमें शामिल था, और वो बड़ा अच्छा पार्क बन गया था, लेकिन वो आर्मी ने उसको तोड़ दिया। और बाद में हमसे कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि ये पहले आर्मी में थे, जो आर्मी में रह चुके हैं उनका हम तोड़ते नहीं है। तो हमने कहा तो फिर आप इसको बनवा दीजिए। कह ले नहीं ये है। तो हमने कहा देखिए, अगर लोगों को बनवाना है तो वो आपके पास आएंगे, मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए मेरी ये लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। तो मेरा ये अपने माँ बाप के लिए नहीं है। कानपुर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है 1857 में भी, और बाद की आज़ादी की लड़ाई। इस पर एक काम होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी पर लोगों को कुछ पता होना चाहिए। हसरत मोहानी हम लोग इनके नाम लेते हैं, लेकिन इनके बारे में पता जो डिटेल में मालूम होना चाहिए वो नहीं है। हमको मालूम है चंद्रशेखर आजाद यहाँ आए थे, डीएवी कॉलेज के हॉस्टल में भगत सिंह चंद्रशेखर डीएवी में बुरा रहे थे। शालीराम शुक्ला को की वहीं पर हुई थी। मुंशीराम शर्मा सोम के घर में लोग जाते थे, गंगा प्रसाद जी कटियार से। मतलब है कि इनके घरों पर कुछ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। डीएवी हॉस्टल पर ये अगर हम लोग एक कार्यक्रम कानपुर को ही लेकर के चले तो बहुत बड़ी नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की, अच्छा होगा। ठीक बात। एक सुहासिनी जी, आप चूंकि उस परिवार से भी जुड़ी रही, सबको जो इन क्रांतिवीरों ने या सेनानियों ने जो सपना देखा था कि भारत हमारा ऐसा होगा, भारत ऐसा होगा, या जो भारत की एक साझा संस्कृति की हम लोग बात करते हैं, क्या अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम आज़ादी के 75 वर्ष जरूर मना रहे हैं, क्या वहाँ तक हम पहुँचे हैं? अगर पहुँचे तो कितना पहुँचे हैं? और क्या ये जो हमारा घर घर तिरंगा है, ये इस बात का द्योतक है कि हमने उस पूर्णता को प्राप्त कर लिया? देखिए, हम पहले कहा कि इस तरह के काम से नहीं होता है। अगर हम देखें तो जब हमें आज़ादी मिली तो अभी इस पर काफ़ी काम हो रहा है कि उस समय बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, और जैसा कि मैंने कहा, मजदूर, किसान, नौसेना का विद्रोह, ये सब उसी वक्त हुआ। और ये बिल्कुल तय है
के जो हमारी आज़ादी के आंदोलन के नेता थे, अब हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि वो बड़े नेता नहीं थे, वो बहुत बड़े नेता थे, चाहे गांधी जी हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे नेहरू हो, लेकिन निश्चित रूप से वो जो व्यवस्था के बारे में सोच रहे थे कि आज़ादी के बाद व्यवस्था कौन सी होगी, तो वो ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर रहे थे जिसमें मजदूरों किसानों का राज होगा। वो सोच रहे थे कि हाँ, पूंजीपतियों का और काफ़ी हद तक सामंतों का मतलब मिला जुला राज चलेगा और हम लोग मतलब देश को चलाएंगे, जो कांग्रेस के लोग हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जनता का भी भला हो। तो मुझे लगता है, और अब बहुत सी बातें आ रही हैं, बहुत रिसर्च भी हो रहा है कि वो नेता भी हमारे थोड़ा घबरा गए उस समय कि अब ये एक बहुत बड़ा जनमानस का संघर्ष बनता जा रहा है, जो अपनी अपनी इच्छाओं और अपनी अपनी मांगों को लेकर के इसमें शामिल हो रहे हैं। और उस वक्त फिर ये मेरे ख्याल से हुआ कि भाई अब जल्दी से जल्दी हम लोगों को चाहे बंटवारा मंजूर करते हुए, पार्टीशन को स्वीकृति देते हुए, हमें अब अंग्रेज़ों के साथ समझौता कर लेना चाहिए और आज़ादी ले लेनी चाहिए। तो जो आज़ादी हमको मिली वो अपने आप में वो आज़ादी नहीं थी जिसकी कल्पना की गई थी। वो आज़ादी हमको खून से, जिसको कहते हैं खून में डूबी हुई आज़ादी मिली, क्योंकि देश का बंटवारा हुआ और विभीषिका वाली मिली आज़ादी। लाखों लोग मारे गए और मतलब घर उजाड़े गए, जो कुछ सब कुछ हुआ। तो वो एक ऐसी बात हुई जिसने हमारी आज़ादी को ही एक तरह से एक उस पर एक दागदार आज़ादी बन गई। और मैं तो लोगों से कहती हूँ, क्योंकि आपने तो सुना है कि महात्मा गांधी ने 15 अगस्त को खुशियाँ नहीं मनाई, बंटवारा वो तो बंगाल में थे। और मेरे पिताजी और माताजी मार्च के महीने में कानपुर आए रहने, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत कार्यक्रमों में बुलाए गए, लेकिन वो भी किसी कार्यक्रम में नहीं गए। और वो बताते हैं कि वो भी 15 अगस्त को कोई खुश नहीं थे और अपने घर पे ही चुपचाप बैठ करके वो काफ़ी परेशान थे। मेरे फादर का तो घर ही लाहौर में था, उनके तमाम दोस्त इधर उधर भटक रहे थे और उनको लगा कि ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर आप देखिए कि भगत सिंह कैसा देश देखना चाहते थे, उन्होंने तो बहुत तफसील से लिखा। वो तो 23 साल की उम्र में तो बहुत ही मतलब हम कहते हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति था। तो उसने एक समाजवादी देश की कल्पना की थी कि मतलब ये ना हो कि गोरा अंग्रेज चला जाए और काला अंग्रेज उसकी जगह ले ले। मजदूरों का भला होना चाहिए, किसानों को होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज़ादी में कुर्बानी देने वाले ज़्यादातर लोग इसी तरह से सोचते थे कि एक बार अंग्रेज चला जाएगा तो ये असमानताएं भी कुछ खत्म हो जाएंगी, जात पात खत्म हो जाएगा, महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक हो जाएगी। तरह तरह के इस तरह के ख्याल लोगों के दिमाग में थे। लेकिन जो असलियत है वो वैसी है नहीं जैसी कि वो सपने थे। और मुझे तो लग रहा है कि अब हम लोग और भी पीछे हट रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रगति नहीं की। हमारे यहाँ बड़े कारखाने लगे, पब्लिक सेक्टर बना, मतलब काफ़ी लोगों को गरीबी रेखा से उठाया गया वगैरह वगैरह। लेकिन खैर जो बुनियादी काम होना चाहिए था भूमि के बंटवारे का, भूमि सुधार का, वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम अटक गए। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई प्रगति हुई ही नहीं आज़ादी के बाद। शिक्षा में हुई, और चीज़ों में हुई, लेकिन वो ज़्यादातर अगर हम लोग देखें जो क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में थे वहीं पर हमको, जैसे IIT हम कहें, IIM कहें, तो या जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब सरकार के क्षेत्र में थी। इसके बाद जब से ये भूत सवार हुआ है कि निजीकरण हर चीज़ का होना चाहिए, तो मुझे लगता है वो जो निजीकरण का रास्ता है वो हमको पीछे ले जाएगा, और जो स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था वो और भी ज़्यादा मतलब चूर चूर हो जाएगा। आज अब अगर आप देखिए तो एक तरफ तो नौकरी तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है, और उसके बारे में सोचना भी खत्म हो रहा है। श्रमिकों को, किसानों को जो अधिकार मिले थे वो भी जा रहे हैं। अगर आप छोटी चीज़ लीजिए
कि लड़कियों की पढ़ाई अब हम्म, उनसे छीनी जा रही है, क्योंकि शिक्षा महंगी हो रही है, लोग अपनी लड़कियों का नाम काट रहे हैं। काट रहे हैं। केवल हमारे देश में जहाँ पर सरकारी स्कूलों पर सरकारें ध्यान दे रही हैं, वहीं पर शिक्षित समाज विकसित हो रहा है। ठीक बात है। अभी आप देखिए कि केरला की बात हम करें तो सरकारी स्कूलों में ज़्यादा बच्चे जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में कम बच्चे आते और ये प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों को ज़्यादा अच्छा लगातार बनाया जा रहा है। बाकी देश में तो सरकारी स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये हमारी आज़ादी को बहुत ही खंडित करेगा। अगर हमारे गरीब लोग पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, उनके स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं होगा, तो फिर आज़ादी का मतलब हमारी जनता के लिए क्या रह जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि 75 वर्ष में हम वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके और आज़ादी का जो मतलब होना चाहिए, जो उसकी सार्थकता होनी चाहिए, वो भी हम नहीं प्राप्त कर पाए? जी बिल्कुल। अभी आप देखिए, अब तो ये हालत है कि आप तो पत्रकारिता में आप खुद देख रहे हैं, एक अपनी बात को कहने पर भी एक तरह के नियंत्रण लगाए जा रहे हैं जी। आलोचना पर नियंत्रण लेकिन एक बात तो सुभाषिनी जी, एक मिनट जी, तो आज़ादी को तो पहले हम परिभाषित करें ना। अगर आज़ादी को हम बस यहाँ तक सीमित कर देंगे कि अपने घर पे हमने झंडा लगा दिया, है ना, तो फिर हम समझ ही नहीं पा रहे कि आज़ादी का मतलब क्या? जो लोग आज़ाद होना चाहते थे वो केवल एक अंग्रेज सरकार को नहीं हटाना चाहते थे, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहते थे, वो नागरिकता की आज़ादी और अधिकार चाहते थे, और वगैरह वगैरह, पढ़ना लिखना, समानता, ये सारी चीजें। तो हमको आज ये देखना है कि हम इन लक्ष्यों की तरफ जा रहे हैं कि उनसे दूर हट रहे हैं। ठीक बात। एक बात ये भी है कि अपने देश में लोकतंत्र है और सत्ता बनी रही, सत्ता ने अपने ढंग से काम किया, सरकार चलाना था। आज जो भी आप कह रहे हैं कि जो अब नई सरकार आ गई है वो दूसरी व्यवस्था पर चल रही है, और लोकतंत्र में विपक्ष का भी बड़ा महत्व होता है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष कतिपय कारणों से उस भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाया और हम आज उसी जगह पर खड़े हैं, या वो सपने नहीं साकार कर पाए जो हमारे क्रांतिवीरों सेनानियों ने देखा था? देखिए, ऐसा है ना, विपक्ष की बात जब हम करते हैं तो विपक्ष कौन है? जी, आज जो सत्ता में है वो 15 साल पहले विपक्ष में थे, ठीक है ना? ठीक है, उनकी भी सरकारें थी। फिर जो आज बहुत ही मतलब कमजोर स्थिति में है, वो सालों तक सत्ता में रहे। और ये जो रीजनल पार्टीज हैं, जो ये क्षेत्रीय दल हैं, ये समय समय पर सत्ता में आते हैं और समय समय पर विपक्ष में रहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां भी कुछ दिनों तक बंगाल में सत्ता में रही, केरला में आती जाती है, लेकिन अधिकतर विपक्ष में ही रही। तो मैं ये समझती हूँ कि विपक्ष की भूमिका निभाने में ऐसा नहीं है कि विपक्ष पूरी तरह से विफल रहा है। कई बड़े महत्वपूर्ण सवालों को विपक्ष ने ही उठाया है, जैसे कि मजदूरों किसानों के अधिकारों की बात अगर हम देखें, और फिर जो हमारे यहाँ जाति वर्ण व्यवस्था है उसको चुनौती देने का सवाल हम अगर डिस्कस करें, या फिर हम देखें कि कुछ राज्य सरकारें हैं जिन्होंने जो विपक्ष चला रही है, मतलब जो राष्ट्रीय पैमाने पर विपक्ष है, और उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, जो सत्ताधारी दल हैं जो वो सरकारें चला रहे हैं उनसे ज़्यादा अच्छा है। तो एकदम से कह देना विपक्ष ही नहीं, क्या पहले तो विपक्ष है क्या? विपक्ष भी बदलता रहता है। लेकिन जब जो व्यक्ति आज सत्ता में होता है, जब कल जब विपक्ष में हो जाता है तो फिर वही बात करने लगता है। और दूसरी चीज स्वास्थ्य जी, ऐसा नहीं है, जब ये इस देश में इमरजेंसी लगी है तो पूरा विपक्ष बिल्कुल एक खड़ा होगा, चाहे दक्षिण से चाहे वामपंथी हो, सब एक झंडे के नीचे, जनता पार्टी के नीचे एकदम खड़े हो गए और अपनी एकजुटता का, वो चीज नहीं देखने को मिली। देखिए, उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। हम लोग सब इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। हाँ, वही है। लेकिन हम लोग को यह भी मानना पड़ेगा कि जो इमरजेंसी लाया या लाई, उन्होंने ही उसको
हटाया और मौका दिया, अगर विपक्ष मान लीजिए 20 साल और जेलों में बंद रहता तो पता नहीं क्या स्थिति होती। तो वो जो निकल करके आए और उनको एक मौका मिला और हम लोगों ने सबने 77 का चुनाव देखा, वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, कोई उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि एक उस तरह का चुनाव हुआ और उस चुनाव का नतीजा हुआ कि जनता पार्टी, जो उस समय शायद जनता पार्टी थी, जनता पार्टी थी, उनकी सरकार बनी। फिर उसमें जो बिखराव आया वगैरह वो तो 2-2.5 साल बाद हो गया था राजनारायण के कारण जी। लेकिन ये भी बात सही है कि जब भी विपक्ष ने या गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई दलों ने सत्ता में मतलब सत्ता हासिल की है, तो बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत उन्होंने की है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इन्हीं की सरकारें बहुत सारे राज्यों में भी चली हैं, आज भी चल रही हैं, जो अलग अलग तरह के योजनाएं और कार्यक्रम भी ला रही हैं सामने। तो विपक्ष के रोल का अगर पूरा अध्ययन किया जाए तो ये बात सही है कि जितना उनसे अपेक्षा की गई नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया। अगर लैंड रिफॉर्म हुआ है तो ये जो आज का विपक्ष है उन्होंने ही किया है। अगर बहुत सारे जन कल्याण की नीतियां बनाई हैं, ज्यादातर इन्हीं की सरकारों ने बनाई है, तो ये एक पहलू है। लेकिन आज हमको ये भी तो पूछना पड़ेगा कि विपक्ष को कार्य करने के लिए क्या आज एक आज़ादी का माहौल है? हम देख रहे हैं कि जितनी एजेंसीज हैं सरकार के पास, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष को या तो तोड़ने के लिए या खरीदने के लिए और या फिर चुप करने के लिए। और इसमें हम ये नहीं कहते कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो आप उसके पीछे न पड़िए, लेकिन ये कैसे होता है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है कल को सरकार के पक्ष में चला जाता है तो उसका भ्रष्टाचार धुल जाता है, या जो लोग सरकार में हैं, सत्ता पक्ष के हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई मामला नहीं चलता। तो ये सारी चीजें जो हैं ये और भी कठिन बना रही है विपक्ष के लिए काम करना। अब आपने पार्लियामेंट में देखा कि एक जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, और हम ये नहीं बात कह रहे हैं, जो रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत अनियंत्रित हो रही है। मोदी जी के जो भाई राशन की दुकानों के नेता हैं, उन्होंने जंतर मंतर में बैठा कि हम लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से महंगाई पर एक चर्चा हुई और हमारे सत्ता पक्ष के लोग, हमारे वित्त मंत्री, बजाय इसके कि चर्चा में भाग लेते, वो तो इसी बात पे अपना समय लगा रहे थे कि महंगाई है ही नहीं है। तो ये तो फिर आप कहेंगे विपक्ष, ऐसी हालत में विपक्ष क्या करेगा? नहीं करेगा क्या? जैसे कि अब इमरजेंसी के समय एकदम एकजुट खड़ा हो गया था, तो उस तरीके से क्यों नहीं खड़ा हो पाया? अच्छा, दूसरी चीज एक और भी हम देखते हैं कि विपक्ष के साथ में कोई जनता में कोई कनेक्ट नहीं होता है। अब पता नहीं क्यों विपक्ष की ये छवि बन गई है, चाहे वो ठीक है आपने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों से ये घोटाले वाले हैं, ये है। अच्छा, आप मुझे बताइए जी, क्या आपको मालूम है कि आज से 6 दिन पहले 10,000 आंगनवाड़ी और आशा महिलाओं ने जंतर मंतर पर 3 दिन का लगातार धरना दिया? आपको नहीं पता होगा क्योंकि कोई भी मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जनता से कोई जुड़ाव नहीं है। ये इतना बड़ा किसानों का आंदोलन, वो हम लोग उस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसको कब मीडिया ने दिखाना शुरू किया? और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो लास्ट तक नहीं दिखाया, केवल उसको बदनाम करने में लगे रहे। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूं। तो अगर मीडिया में विपक्ष को जगह ही नहीं मिलेगी तो पता कैसे चलेगा लोगों को इस देश में विपक्ष कुछ कर रहा है? और अभी भी जितना वोट यशवंत सिन्हा को मिला है जो विपक्ष के कैंडिडेट थे, उतना वोट किसी भी विपक्षी कैंडिडेट को आज तक राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं मिला। तो कोशिश तो लगातार हो रही है, लेकिन अगर जो सत्ता में हैं वो लगातार मतलब हर तरह से भयभीत करने की कोशिश करेंगे विपक्ष के लोगों को, तो बहुत मुश्किल है ना। और एक प्रजातंत्र के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना ये तो शायद ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि क्षेत्रीय दल जो हैं
ये सब में सबसे बड़ी बाधक हो रहे हैं। और एक आवाज़ उठ रही है कि इसको तो हम खत्म कर देंगे, जैसा जेपी नड्डा का भी एक बयान ऐसा आया था कि क्षेत्रीय दल बेकार है। क्या देखिए, अगर कोई सत्ता पक्ष में रहते हुए कहता है कि हम विपक्ष को खत्म कर देंगे, तो उसका मतलब है कि उसका विश्वास प्रजातंत्र में है ही नहीं। क्योंकि अगर आप विपक्ष विहीन देश चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपसे बड़ा तानाशाह या तानाशाही की तरफ जाने वाला कोई नहीं है। ये किसी भी प्रजातांत्रिक व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए कि हम विपक्ष को खत्म कर देंगे। आज कितने राज्य हैं जहां विपक्षी या क्षेत्रीय दल काम कर रहे हैं, और अगर आप वहां देखें तो नीति आयोग के जो आंकड़े हैं उनकी स्थिति बेहतर है बीजेपी रूल स्टेट से। लेकिन सुहासिनी जी, सब कुछ मिला करके अगर हम आपसे एक बात पूछें कि एक बात नहीं हो रही है, जनता को कहीं रेवड़ी बांटने की बात हो रही है, कहीं जनता को प्रलोभन देने की बात हो रही है, जनता को जो विकास और उसको राह और उसके रोजगार और उसकी समृद्धि के लिए काम होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। तो ये भी तो देश हित में नहीं है। देखिए, रेवड़ी तो आप कह रहे हैं जनता और गरीबों को मिल रही है। हम कहाँ कह रहे हैं जनता को, लेकर आम लोग। लड्डू और जलेबी अंबानी और अदानी को मिल रही है। 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ का बैंक का कर्जा पिछले 3-4 सालों में माफ कर दिया गया है। वो गरीब आदमी का कर्जा नहीं था, वो गरीब किसान जो आत्महत्या करने पर मजबूर है उनका कर्जा नहीं था। तो पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है कि आप आम गरीब लोगों के प्रति इस तरह की दुर्भावना रखें कि इनके लिए अगर कुछ भी हो रहा है तो ये रेवड़ी है। अरे भाई, कनाडा आप जाएंगे, जो विकसित देश है वहां जाएंगे, मैं समाजवादी देशों की बात ही नहीं, तो वहां भी आप देखेंगे स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त हैं, वहां भी आप देखेंगे शिक्षा व्यवस्था पूरी मुफ्त है। तो क्यों, क्या वो रेवड़ी बांट रहे हैं? नहीं, वो जानते हैं कि एक विकासशील देश के लिए एक शिक्षित और स्वस्थ जनता की भी जरूरत है। तो ये रेवड़ी बांटने की बात कहाँ से आती है? अभी आपको मालूम है कि ये जो अगर केजरीवाल 300 बिजली वाली बात कर, मैं केजरीवाल की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ ये पैंडेमिक के बाद लोगों का काम छूट गया, उनकी नौकरी छूट गई, और सरकार ने उनको जो हमारे भंडारों में राशन भरा हुआ था तो उसमें से 5, तो क्या रेवड़ी है ये रेवड़ी नहीं है। हाँ। ये सरकार का फर्ज है, इससे ज्यादा देना चाहिए। नहीं, ये वो तो सही है। नहीं, क्यों वो सही है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि 300 यूनिट बिजली एकदम कह देना हम फ्री कर देंगे। केवल एक सरकार ने बिजली फ्री नहीं की, बहुत सी सरकारों ने किया, वो हम उसमें नहीं जा रहे। मैं ये कह रही हूँ, आप उसको उचित मानती हैं? नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सी परिस्थिति, वो क्योंकि वो घाटे पे उनका नहीं चल रहा है। उनका इस 300 देने के बाद भी वहाँ के ये जो डिस्कॉम है ये घाटे पे नहीं चल रहे हैं। तो वो एक अलग बात है, उसको आप दिखाइए। कितनी बिजली आपको मालूम है? हिंडाल्को को बिजली कितनी फ्री मिलती है आज भी, आपको पता है? जो बिरला की कंपनी है उसको कितनी बिजली फ्री मिलती है आपको पता है? वो आए ही थे उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में जब उनके साथ समझौता हुआ कि बिजली फ्री मिलेगी। तो ये देखिए, ये सब बातों क्यों का कोई वो नहीं है। मेरा ये कहना है, इस देश में बहुत गरीबी है, हमारे यहाँ गरीबी बढ़ रही है, हमारे आयोग भी बता रहे हैं कि गरीबों की संख्या बढ़ रही है। तो जब गरीबी इतनी बढ़ रही है, आप नौकरी दे नहीं पा रहे हो, आप कह रहे हो घर देंगे, आप घर दे नहीं पा रहे हो, तो आपको उन्हें जिंदा रखने के लिए अगर 4 किलो आप राशन दे रहे हैं तो ये कोई रेवड़ी नहीं है, ये तो एक न्यूनतम काम है जो सरकार को करना चाहिए। इसी के साथ साथ आप पूंजीपतियों को और बड़े घरानों को कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, बात है। इसका भी तो कहीं इसकी तो चर्चा होनी चाहिए। आपके बैंक सारे लोन उनको दे रहे हैं, वो लोन लौटाते नहीं, आप लोन को कैंसिल कर देते हैं, वो यहाँ से भाग जाते हैं विदेश में आपका लोन लेकर के। आप एक कंपनी को लोन देते हो जो जितना कभी नहीं दिया गया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जा करके कोयले का खदान दे, और फिर आप अपने देश के बिजली बोर्ड्स को मजबूर करते हो कि आपको 10% कोयला उन्हीं से खरीदना पड़ेगा ज्यादा दाम पर। तो ये रेवड़ी नहीं, ये क्या है? ये तो मतलब लड्डू और जलेबी और जितनी चीजें आप चाहेंगे चलिए सब कुछ मिला आप मान लेंगे। लेकिन एक बात आपसे एक और पूछना जी, और ये बिल्कुल ताजा प्रकरण है बिहार का जी।
अब बिहार में आज 8वीं बार नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री। अभी 2 साल पहले इन्होंने नाता इस बात पे तोड़ा कि साहब भ्रष्टाचार है, जातिवादी हैं, वंशवादी हैं, जी। क्या करके तोड़ दिया। आज फिर उन्हीं के साथ मिल गए जाकर के और सरकार बना रहे हैं। बल्कि सरकार ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि 2024 तक की बात भी कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा है, क्या इससे नीतीश कुमार की छवि अच्छी बनती, विपक्ष की छवि अच्छी बनती है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं आपसे जो जवाब दूंगी, देखिए हाँ। उनकी छवि कैसी बनती है, जनता में क्या मैसेज आता है। हम्म। जो लोग भाजपा विरोधी हैं वो बहुत खुश हैं आज, सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में। और उनके मुंह से क्या बात निकल रही है? हाँ, क्या? नहले पर दहला। नहीं ले पाता। मतलब जो बीजेपी तमाम राज्य सरकारों के साथ कर चुकी है, आज पहली बार नीतीश कुमार ने पलटवार करके यही काम उनके साथ किया। तो अब वो नैतिकता वाली बात कि ये नैतिक है कि वो नैतिक है, तो फिर महाराष्ट्र में जो आपने किया वो नैतिक है। अभी 4 वो क्या नाम है एमएलए पकड़े गए झारखंड के, ये नैतिक है कि नहीं? तो ये जो बहुत ही खराब और खतरनाक प्रचलन शुरू हो गया है, पैसा दे करके एमएलए को खरीदना और चुनी हुई सरकार को पलटाना। तो हमें लगता है ये सिर्फ नीतीश कुमार और ये जो कर रहे हैं उसमें नहीं जाना, हमको तो इसमें जाना चाहिए कि जो हमने अपने देश में दल बदलू कानून बना वो पूरी तरह से फेल साबित हो गया है। तो उसको फिर से मतलब मुझे लगता है उसको चेंज करने की जरूरत है। ये होना चाहिए कि अगर आपने जनता से एक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वोट मांगा है, अगर आप उस पार्टी को छोड़ते हो तो चाहे आपके साथ 10 लोग जाएं या 20 लोग जाएं, आपको अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर से जनता के सामने खड़ा होना पड़ेगा। एक तो ये बात बहुत जरूरी है। और फिर आप ये देखिए, ये जो पैसे का खेल है, आज तक अगर हम 10 रुपया चंदा लेते हैं अपनी पार्टी के लिए, हमको उसका हिसाब देना पड़ता है। और अगर आपने दिया है तो हो सकता है कल आपसे पूछा जाएगा आपने क्यों दिया। लेकिन अगर आप बैंक में जाकर के इलेक्ट्रल बॉन्ड हमारी पार्टी के नाम से ले लें तो आपको अपना नाम भी नहीं बताना है, कोई पूछेगा नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि आपने बहुत बड़े पैमाने का जो भ्रष्टाचार है उसको कानूनी बना दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में उसको क्वेश्चन, ये इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये प्रजातंत्र को खत्म कर देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज तक उस पर सुनवाई नहीं कर रही है। तो जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है इसकी वजह से एक जो सत्ताधारी पक्ष है उसके हाथ में इतना अकूट धन आ गया है कि वो जैसा चाहे लोगों को खरीद सकते हैं, सरकारों को पलट सकते हैं। तो हम तो कहते हैं अगर सरकारें सारी की सारी नहीं पलट गई हैं, सारे के सारे विधायक नहीं बिक गए हैं, तो इसका मतलब है कि आज भी इस देश में नैतिकता कुछ हद तक जिंदा है। लेकिन मैं मानूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि नहले पर दहला, क्या लोग कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं। आप क्या मानती हैं कि ये नहले पे दहला है और इससे कुछ भविष्य की संभावनाएं विकसित हुई है? हाँ। और जैसा आज मैं नीतीश कुमार जी का बयान भी सुना दूं। नीतीश कुमार जी ने अपने बयान में एक बात कही कि 14 नहीं है, अभी 24 है, कामयाब नहीं होंगे। और उन्होंने तो ये तक कहा कि किस तरीके से हमको परेशान किया गया, किस तरह हमारे प्रत्याशियों। हाँ, क्या ये मान के चलें विपक्ष को कोई संजीवनी मिल गई? हाँ, नीतीश कुमार ने बिल्कुल समझ लिया कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो उनके साथ होने जा रहा था। हाँ। और उनको जैसे उनको शिंदे मिले वैसे उनको आरसीपी मिल गए। हाँ, बिल्कुल 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 वो मिल गए। तो उन्होंने देखिए ये तो फिर जब कहते हैं ना ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, जब उनको लगा कि उनकी कुर्सी छीनी जा रही है तो उन्होंने फिर वही पलटवार किया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कितना उचित है और कितना मतलब आगे के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन आम लोगों में यह है नहले पर दहला, कोई तो निकला जिसने इनकी साजिश को पलट दिया। लेकिन ये बात सही है आपकी। हाँ। कि ये जो तरीका है, हालांकि अगर आज आप बात करें तो ये जो उनको जनादेश मिला था शायद 2015 में, ये उसी जनादेश पर वो
जी। एक बार फिर स्वीकार कर रहे हैं, ठीक बात क्योंकि है। उस जनादेश को इन्होंने ही, नीतीश कुमार ने ही मतलब बिल्कुल किनारे कर करके दिया, हाँ। इनको 2017 में बीजेपी के साथ हाँ, सरकार भी। बनाई, और उसके बाद आपने देखा कि उनका ग्राफ काफी गिर गया। उन्होंने स्वीकार इलेक्शन किया, में। आज उन्होंने कहा 2022 में हमारा 20 में हमारा ग्राफ बिल्कुल गिर गया। हाँ। तो अब जनता क्या सोच रही है, हम और आप यहाँ बैठ करके क्या जाने। वहाँ तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जनता का जिसने पिछली बार करीब करीब आरजेडी को ही जिता दिया था, वो सबसे बड़ी पार्टी है। इसका मतलब है जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बिहार में। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष को आज संजीवनी मिल गई है? नहीं, संजीवनी तो नहीं मिली है, लेकिन निश्चित रूप से जो लोग हमें इसमें सिर्फ विपक्ष तो एक छोटी चीज है। देखिए, बीजेपी को कभी भी उत्तर प्रदेश में छोड़ करके 50% वोट कहीं नहीं मिला है। यहाँ भी उनको 49% इस तरह से मिला, 39% अब की बार मिला। और इसका मतलब ये है कि जो वोट डालने वाली जनता है, क्योंकि जनता ऐसा नहीं कि सब वोट डाल जाए, उसमें से भी आधे लोग इनके खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है अब वो 24 में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जितने लोग उनके खिलाफ है उनको लग रहा है कि चलो आज वही नहले पे दहला, आज इनको सबक मिला। नहले पे दहला तो हो गया। तो क्या इसका असर आप यूपी में भी देखेंगी, राज्यों में भी देखेंगी क्या? वो तो अभी हम कोई भविष्यवाणी तो करेंगे नहीं, लेकिन एक विश्लेषण तो कर ही सकते हैं, आप समझ सकते हैं। विश्लेषण ये होगा कि अब जैसा कि कहा, जैसा कि अखिलेश ने बयान दे दिया कि साहब वो पिछड़ों को, इनको सबको खूब परेशान किया गया, अब ये एक होंगे। अब ये माना जा रहा है कि जो पिछड़ों का वोट है, जो कुर्मी समाज का वोट है, वो एक बार समझेगा, क्योंकि नीतीश जो है फिर प्रधानमंत्री पद के दावेदार। जो राजनीतिक गोलबंदी है वो बिहार से अलग है। और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि बीजेपी भी अब तमाम पिछड़ों में और दलितों में अपने नए दोस्त या नए एलाइज ढूंढेगी और जोड़ेगी अपने साथ। तो यहाँ इस पे ये बहुत कुछ निर्भर है कि जो विपक्ष में है वो कितना आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, कुछ नए लोगों को भी लाएंगे। तो उस पर जो क्या संतुलन बनता है, अनुपात बनता है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए, मैं आखिरी में एक सवाल, क्या करना चाहिए विपक्ष को इस समय? एक संयुक्त हो जाना चाहिए, अपना नेता चुन लेना चाहिए, कुछ मुद्दा बना लेना चाहिए, या कोई ऐसे संघर्ष कर लेना चाहिए सामूहिक को? हर जहां भी हैं, जनता के सवालों पर आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। चाहे वो मतलब बेरोजगारी, मैंने आपके पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, ये बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की। क्यों? क्योंकि अगर इसका कुछ नहीं होगा तो आगे का भविष्य इस देश का बिल्कुल अंधकार में है। तो इस सवाल पर निश्चित रूप से लोग लड़ रहे हैं, ज्यादा लड़ने की जरूरत है। और महंगाई, आप सोचिए, हम आजादी के आंदोलन की बात कर रहे हैं, एक नमक पर टैक्स लगाया अंग्रेजों ने और उनके साम्राज्य को हिला दिया, और आज आटा, गेहूं, चावल, दाल पर जीएसटी लग गया। आप समझते हैं कि इसका विरोध नहीं है? बहुत है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे कि आखिर हम इस गुस्से को लेकर के कहाँ जाए। सही बात है, विस्फोटक है। लेकिन एक सवाल अंत में, जो ये विपक्ष इसकी कामयाबी इसलिए नहीं हो पा रही है, या जनता में इसलिए गुस्सा सामने नहीं आ पा रहा, कहीं कहीं ना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिकता, ये सब उठा दिए जाते हैं बिंदु। सपना दिखाया जाता है कि 25 को हम ऐसे बन जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे। जनता को भी लगता है कि थोड़ा सा अगर सहन कर लें तो हमारी एक अपनी सद्भावना, अपना राष्ट्र, अपनी संस्कृति का लाभ मिल जाएगा। देखिए रमेश जी, बातें आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन मेरा अपना मानना, और मैं बहुत दुखी मन से कह रही हूँ जी, कि जो सत्ता पक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार है वो है सांप्रदायिक, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, और उसी का इस्तेमाल करके वो अभी तक अपने पीछे जो बहुसंख्यक समाज है उसका एक बड़ा हिस्सा लामबंद और गोलबंद कर पाए हैं। और मेरा ये मानना कि ये चाहे कितनी चतुराई की बात क्यों ना हो, ये चाहे उनको कितनी सफलता क्यों नहीं लाए, लेकिन ये जो रास्ता है ये देश के लिए बहुत घातक रास्ता है। और जिस आज़ादी की बात हम लोग आज कर रहे हैं, उसकी खुशियां मना रहे हैं, उसके सिद्धांतों के बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सुहासिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से वर्तमान संदर्भों की भी चर्चा की,
भविष्य की भी चर्चा की और आपने जानने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से विपक्ष को आज के इस अवसर पर थोड़ा चिंतन मनन करके संघर्ष की धार को और मजबूत करना है और तेज करना चाहिए, ताकि जनता में, जैसा कि सुहासिनी जी का मानना है कि गुस्सा है, तो वो गुस्सा दिखे और सरकार बाध्य हो उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए। तो सबसे बड़ा जो अमृत महोत्सव का और विपक्ष का जो संदेश है यही है। हम देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।